हेलो बच्चों अपन ने बेटा पिछले वाला जो फर्स्ट वीडियो था इसका लेसन फर्स्ट का हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसमें हमने देखा था कि जो मैटर है, पदार्थ है, द्रव्य है ना, ये बहुत सूक्ष्म कणों से मिलके बना होता है ना। और उन सूक्ष्म कणों को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं, है ना। अब आप देखो बेटा, एक है लोहा है ना, आयरन जिसको बोलते हैं, Fe जिसका प्रतीक होता है, उसके परमाणु जो है वो अलग तरह के होंगे, है ना। एक आपने देखा एल्यूमिनियम होता है ना, Al जिसको बोलते हैं, उसके जो परमाणु होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, है ना। फिर होता है सोना, गोल्ड, है ना, Au बोलते हैं इसको, उसके परमाणु जो होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, क्योंकि तभी उन परमाणुओं के अलग होने की वजह से ही इन सब की बनावट क्या होती है? अलग अलग होती है ना। इनके सबके गुण क्या होते हैं? अलग होते हैं। देखा ना, जैसे एल्यूमिनियम जो होता है वो हल्का होता है ना। लोहा जो होता है वो कैसा होता है? भारी होता है ना। तो एल्यूमिनियम हल्का क्यों है और लोहा भारी क्यों है ना। तो ये किसकी वजह से है? क्योंकि एल्यूमिनियम के जो परमाणु हैं, है ना, वो लोहे के परमाणुओं से क्या होते हैं? हल्के होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पदार्थ के गुणों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ये मूल विभिन्नताएं किस में स्थित हैं? उनके परमाणुओं में स्थित हैं, ठीक है ना। तो अपन ने इसकी फर्स्ट वीडियो में ये इसकी मोटी मोटी चर्चा करी थी कि पदार्थ कणों से मिलके बना होता है ना। फिर इसके हमने अभिलाक्षणिक गुण पढ़े थे, है ना, जिसमें 3 गुणों का देखा था अपन ने। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर क्या रहते हैं? गतिशील रहते हैं। और पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद इस सेकंड वीडियो में अपन पढ़ रहे हैं बेटा पदार्थ की अवस्थाएं। अपन क्या पढ़ेंगे इसमें? पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। पदार्थ की अवस्थाएं, अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, है ना। तो अब देखो, पदार्थ की अवस्थाओं में क्या है? ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड और गैस को गैस ही बोलते हैं ना। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं? हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। जो उसके बेसिक पार्टिकल्स हैं, उनकी जो विभिन्न विशेषताएं होती हैं ना, अलग अलग प्रकार की विशेषताएं, उनकी वजह से ही कोई ठोस है, तो कोई द्रव है, तो कोई गैस है, ठीक है। हम इनको विस्तार से अध्ययन करते हैं। अब है इसमें क्रियाकलाप 1.9। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, है ना। पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़, इन 4 चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए कह रहे हैं वो। हाँ, आप देखें बेटा, इसमें इन वस्तुओं को चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बना लें, है ना। जैसे उसकी बाउंड्री पे क्या लगा दिया आपने? पेंसिल से निशान लगा दिया, है ना, तो रेखा चित्र बन गया। क्या इन सभी का आकार निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन है? यस, है ना। तो क्योंकि एक फिक्स वो बन जाएगी ना, बाउंड्री बन जाएगी उसकी, तो आकार भी सबका निश्चित हो गया, सीमाएं भी स्पष्ट हो गई और आयतन भी क्या हो गया उसका? स्थिर है, कांस्टेंट है। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होगा, है ना। तो जैसे अब आपने पेन पे हथौड़ा गिराया तो पेन टूट जाएगा, है ना, भंगुर है वो, ठीक है। किताब क्या होगी? किताब पे आप चोट मारोगे तो, है ना, वो दब जाएगी। सुई पिचक सकती है, चपटी हो सकती है। लकड़ी की छड़, लकड़ी हो सकता है क्या हो जाए? बिखर जाए, ठीक है ना। तो थोड़ा मारने के प्रभाव देख लिए हमने। क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? क्या ये एक दूसरे में डिफ्यूज हो सकती हैं? क्या एक दूसरे के अंदर ये विस्तृत हो सकती हैं? विस्तृत का मतलब एक दूसरे के अंदर समा सकती हैं क्या? नहीं, है ना। अगर जैसे लकड़ी के पास आपने सुई रख दी तो क्या लकड़ी सुई में जो है ना समा जाएगी, या सुई लकड़ी के समा जाएगी? नहीं, इनका एक दूसरे में विसरण संभव नहीं है। जैसे देखा था ना अपन ने, पानी जो था उसमें किसका विसरण संभव था? चीनी का, नमक का, ठीक है ना। बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होता है? संपीड़न संभव नहीं है ना, क्योंकि पेन को बल लगाओगे तो कैसे संपीड़ित थोड़ी होगा, वो टूट जाएगा या तो या चपटा हो जाएगा, है ना। लेकिन जो गैस होती है वो क्या हो सकती है? संपीड़ित हो सकती है, ठीक है। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, है ना, जो ठोस होते हैं उनकी निश्चित आकार होता है, एक डेफिनेट शेप होती है बेटा उनकी। क्या होती है? एक डेफिनेट शेप होती है। स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन, यानी नगण्य संपीड़िता होती है, यानी उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं।
है ना। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, है ना, टूट जाएंगे, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं, रिजिड होते हैं ये, है ना। अब निम्नलिखित पर विचार करो, रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? यस, ठोस है ना। आप खींचोगे लेकिन छोड़ोगे तो वापस उसी स्थिति में आ जाएगा ना ये। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस हैं? हाँ, आकार तो ले लेते हैं, लेकिन कण तो उसके वही रहते हैं ना, ठीक है ना। तो ये भी क्या है? ठोस हैं। स्पंज क्या है? यह ठोस है, फिर भी इसका संपीड़न संभव है। स्पंज जो होता है बेटा, उसमें देखा होगा ना आपने, तो वो पिचक जाता है, ठीक है ना। तो क्यों पिचक जाता है? क्योंकि उसके कण जो होते हैं वो क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, उनके बीच में क्या भरी रहती है? हवा भरी रहती है। तो जैसे ही उसको दबाते हैं तो वो हवा बाहर निकल जाती है, उसका क्या हो जाता है? संपीड़न हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सभी ठोस ही हैं, क्योंकि बाह्य बल लगाने पर ये सब क्या हैं? ठोस ही हैं, ठीक है ना। क्योंकि बाह्य बल लगाने पर रबर बैंड का आकार, ठीक है ना, बाह्य बल लगाने पर जो रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। पुनः क्या है? ये अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है, ठीक है ना। अत्यधिक बल लगाने पर क्या होगा? ये टूट जाएगा। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं, ठीक है ना। क्रिस्टल वही बने रहते हैं। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। स्पंज में क्या होता है? बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है ना, जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकल जाती है, जिससे इसका क्या होता है? संपीड़न, इसका कंप्रेशन संभव है, ठीक है। अब अपन आते हैं द्रव अवस्था, है ना, लिक्विड स्टेट। तो ठोस अवस्था में पढ़ ली बेटा। ठोस अवस्था में क्या है? निश्चित आकार है उसका, निश्चित आयतन है और स्पष्ट क्या है? उसकी सीमाएं हैं, है ना। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.10, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। जल, खाना पकाने का तेल, है ना, एडिबल ऑयल, दूध, जूस, शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक। विभिन्न आकार के बर्तन प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से, है ना, एक मेजरिंग सिलेंडर होता है, उसकी सहायता से बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें, है ना। इन द्रवों को फर्श पर डालने पर क्या होगा? फर्श पे फैल जाएंगे ना ये। अगर इन द्रवों को फर्श पर डालेंगे तो क्या हो जाएगा? फर्श के ऊपर ये सारे फैल जाएंगे। किसी एक द्रव का 50 ml मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है ना? आयतन तो एक समान रहेगा, बस शेप बदलेगी बेटा उनकी, है ना। क्योंकि जो मैटर है ना, वो तो उतना ही रहेगा ना, वो थोड़ी कम ज़्यादा होगा। जो मात्रा है द्रव की, वो मात्रा परिवर्तित नहीं होगी, इसलिए द्रव का आयतन हमेशा क्या रहता है? निश्चित रहता है। बस उसका जो आकार है, शेप जो है, वो बदल जाती है ना। आयतन निश्चित आया ना समझ में? ये आयतन निश्चित क्यों रहता है? क्योंकि जो उसमें मैटर है, मटेरियल है, वो तो उतना ही रहेगा, वो थोड़ी बदलेगा, ये कम ज़्यादा थोड़ी होगा, है ना। अब एक गिलास पानी है, अब उस एक गिलास पानी को आप बाल्टी के अंदर डाल दोगे तो पानी तो वो उतना ही रहेगा ना जितना पहले था। पानी की मात्रा, है ना, माना पहले वो पानी 400 ml था, मिलीलीटर था, तो चाहे उसको बाल्टी में डालो, चाहे उसको भगोनी में डालो, चाहे किसी में भी डालो, वो 400 ml ही रहेगा। तो आयतन क्या रहेगा उसका? निश्चित है। बस क्या बदल जाती है? उसकी शेप बदल जाती है, आकृति बदल जाती है। क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? आकार बदल जाता है ना। आकार एक समान नहीं रहता है। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या है? आसानी से बहता है। यस, द्रव क्या होता है? बहुत आसानी से बहता है। प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं बदलता लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसीलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं, है ना। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है ना। तो ठोस और द्रव किसमें संभव है? द्रवों के अंदर। तो ठोस जो है वो द्रव में घुल सकता है और एक द्रव दूसरे द्रव में घुल सकता है, जैसे दूध में पानी, है ना। ठोस को द्रव में, यानी जैसे चीनी को पानी में घोला, है ना, और द्रव का द्रव मतलब दूध को किस में घोला? पानी में घोला। तो ठोसों का और द्रवों का जो मिश्रण है वो द्रवों में संभव है। जैसे आपने देखा था ना कि ठोस का मिश्रण ठोस में संभव नहीं है।
वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं, है ना, और जो गैस हैं उनका भी विसरण किस में संभव है, पानी के अंदर संभव है, ठीक है ना, तरल में संभव है। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए क्या होती हैं, बहुत अनिवार्य होती हैं, है ना बेटा। जो जलीय जंतु होते हैं ना, एक्वेटिक एनिमल्स, वो जल के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को ही श्वसन के रूप में काम में लेते हैं। जैसे मछली होती है ना, तो मछली क्या करती है, वो पानी पीती रहती है और बाहर निकालती रहती है, तो उस पानी में से घुली हुई ऑक्सीजन को वो ले लेती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। यस, है ना। तो द्रव के अंदर ठोस का भी मिश्रण संभव है, जैसे चीनी का पानी में घुलना। द्रव का द्रव में मिश्रण संभव है, जैसे दूध का पानी में घुलना। गैस का द्रव में मिश्रण संभव है, जैसे कि ऑक्सीजन किस में घुली रहती है, पानी में घुली रहती है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है ना। तो विसरण की दर जो होती है, दर का मतलब बहुत तेजी से, ठीक है ना, अधिक दर होती है उसकी, तेजी से विसरण संभव होता है। ऐसा क्योंकि आपने मिलाया ना, है ना, जैसे दूध में पानी मिलाओगे तुरंत घुल जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी क्या होता है, अधिक होता है। उनमें रिक्त स्थान भी अधिक होता है। अब अपन आते हैं गैसियस स्टेज, है ना, गैसीय अवस्था। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है, बैलून वाले जो होते हैं अंकल, है ना, जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत उनकी साइकिल पे लटका रहता है ना, एक साइड में सिलेंडर लटका रहता है, एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है। उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है ना। आप पूछना कभी मिले अंकल तो आप, है ना, उससे पूछे कि सिलेंडर में कौन सी गैस है ना। तो देखो बेटा, उस सिलेंडर से अंदाजन ये मान के चलें कि करीब 300-400 गुब्बारे वो अंकल भर सकते हैं, ठीक है ना, है ना। और उसके अंदर कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस उसके अंदर होती है ना। क्यों होती है हाइड्रोजन, बताओ। क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हवा से क्या होती है, हल्की होती है, इसलिए वो गुब्बारा हवा में क्या होता है, ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। हवा से अगर कोई भारी गैस होती फिर तो उड़ता ही नहीं ना, वो ज़मीन पे पड़ा रहता गुब्बारा। जबकि हमको उस गुब्बारे को क्या होता है, बच्चों को कम मजा आता है जब गुब्बारा क्या होता है, आसमान में उड़ता है। अच्छा, क्रियाकलाप 1.11, 100 ml की 3 सिरिंज लें, है ना, 100 मिलीलीटर की 3 सिरिंज ले, जैसे होता है ना इंजेक्शन वाली जो सिरिंज होती हैं, ठीक है ना, इस तरीके से ये है ना बेटा, ये सिरिंज है इंजेक्शन की, ठीक है ना। तो 100 ml वाली कितनी, 3 सिरिंज लें, उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दें, ठीक है ना। तो ये जो सिरा है ना, जहाँ पे सुई लगाते हैं, इस जगह पे रबर का ढक्कन लगा दिया बंद करने वाला, है ना, बंद कर दिया इसको कॉर्क से, ठीक है ना, जैसा कि चित्र 1.4 में करके दिखाया गया है। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा दें। ये जो पिस्टन है ना, ये वाला है ना, देखो ये पिस्टन है ना, इस पिस्टन को जिस दबाते हैं ना उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, पिस्टन को हटा दें। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चौक के टुकड़े भर दें, है ना। तो पिस्टन को हटा के एक में तो हवाई रहने दी हमने, दूसरे में जल भर दिया और तीसरे में चौक के टुकड़े भर दिए। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें, चिकनी हो जाएगी ना, वो आसानी से वो उसमें मूव करेगी, ठीक है। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें, कंप्रेस करने की कोशिश करें। संपीड़ित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंप्रेस, COMPRESS, संपीड़ित, कंप्रेस, और संपीडन, कंप्रेशन, ठीक है। तो आपने क्या देखा, तो देखो बेटा 3 चीज़ थी। एक सिरिंज में तो क्या भरी थी, हवा भरी थी, दूसरी सिरिंज में क्या भरा था, पानी भरा था, तीसरी सिरिंज में क्या भरा था, चौक के टुकड़े, है ना। तो जो हवा जिसमें है ना, वो कंप्रेस हो जाएगी, दब जाएगी, नहीं दब जाएगी, है ना, लेकिन पानी भी नहीं दबेगा और चौक के टुकड़े भी नहीं दबेंगे, ठीक है ना। किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया, किस स्थिति में पिस्टन आसानी से जाएगा, बताओ, हवा वाली स्थिति में, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैस होती हैं उनका संपीड़न आसान होता है। हाँ, आपने परीक्षण से क्या अनुमान लगाया, हमने देखा कि ठोसों,
हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीडितता कंप्रेशन काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में जो खाना बनाने के उपयोग में ली जाने वाली जो गैस होती है ना, गैस का सिलेंडर होता है, ठीक है ना, जैसे भारत गैस है, इंडेन है ना, तो इनके जो बेटा सिलेंडर होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी रहती है ना, एलपीजी गैस होती है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना, इनके अंदर क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। तो रसोई में खाना पकाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर है ना, में संपीड़ित गैस होती है, संपीड़ित ऑक्सीजन होती है। आजकल वाहनों में, व्हीकल्स में ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग होता है। देखो ना, सीएनजी के ऑटो होते हैं ना, बहुत कम धुआं निकलता ही नहीं, उनमें देखा होगा आपने, धुआं नहीं निकलता उसके अंदर, और आवाज़ भी क्या होती है, बहुत कम होती है ना। वो सब ऑटो किसके होते हैं, सीएनजी के होते हैं। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। जैसे ऐसे समझो, ये कमरा है ना, इस कमरे के अंदर जो हवा भरी है, इस सारी की सारी हवा को दबाकर है ना एक छोटे से सिलेंडर में क्या किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है ना। तो वो जो गैस वाला सिलेंडर है जो घर में रसोई में काम में लेती हैं ना, मम्मियाँ काम में लेती हैं, तो बेटा उसको तुम कभी हिला के देखना है ना, तो वो ऐसा लगेगा जैसे कि इसके अंदर कोई द्रव भरा हुआ है ना, क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जब हम गैस को जलाते हैं तो क्या निकलती है, गैस निकलती है ना, लाइटर से जैसे जलाते हैं तो इसका मतलब क्या है बेटा कि उस सिलेंडर के अंदर बहुत हाई प्रेशर पे वो जो एलपीजी गैस है उसको दबाकर भरा हुआ है। तो इतना दबाते हैं कि वो गैस से क्या बन जाती है, द्रव बन जाती है, ठीक है ना। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध है ना, स्मेल जो होती है, से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या खाना पकाया जा रहा है। तो बाहर से पता चल जाता है ना कि आज पकोड़े बने हैं। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है, कैसे पहुंचती है, क्योंकि जो गंध के कण हैं वो वायु में घुल जाते हैं और वायु घूमती रहती है, वो हमारी नाक तक पहुंचती है और हमें इसका पता चल जाता है। खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। ये गंध के कण और भी दूर जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के मिश्रण से करें, है ना। तो इसका मिश्रण बहुत जल्दी संभव है ना। देखा था अपन ने, ठोसों में मिश्रण बहुत कम या नगण्य है ना। द्रवों में मिश्रण आसानी से हो जाता है और गैसों का मिश्रण और भी आसानी से हो जाता है। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है, ठीक है। हाँ, तो बेटा देखो, ये जो बेटा बुक में आपको पढ़ रहा हूँ एक एक लाइन है ना, तो आप लोग भी बेटा बुक रीडिंग की आदत डालो, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कोई भी ये जो बेटा पास बुक होती हैं, 1 वीक सीरीज होती हैं, है ना, ये सब किसी मतलब की नहीं है ना। बुक रीडिंग की आदत डालो और आराम आराम से इसके प्रश्नों को हल करने की कोशिश करो, है ना। 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो बुक को, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस चित्र में ये 3 चीज़ें दिखाई गई हैं, है ना। इसके अंदर ये पहले ठोस है ना, ये कोई ठोस ऑब्जेक्ट है, वस्तु है ना। तो इसको, इसके छोटे से हिस्से को माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखा गया, है ना। जैसे ये एक प्लेट के अंदर एक ठोस वस्तु रखी हुई है ना, इसके एक छोटे से हिस्से को ये दिखा रखा है ना, देखो ऐसे तीर करके दिखा रहा है, इसका मतलब इस छोटे से हिस्से को ये बड़ा करके दिखाया गया है। ऐसे ये जैसे इस बीकर के अंदर ये द्रव भरा हुआ है, इसके छोटे से हिस्से को माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखा है। ऐसे ये जो बलून के अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई, इसके छोटे से हिस्से को बड़ा करके देखा गया। देखो ठोस के अंदर इस तरह से ये जालक बना रहता है ना, बिल्कुल पास रेगुलर तरीके से इसके जो कण होते हैं वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं और व्यवस्थित होते हैं, है ना। अब देखो द्रव के अंदर थोड़ा सा गैप ज़्यादा है ना, देखो इसमें बिल्कुल बहुत कम गैप है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं ये, है ना। और इसमें क्या है, ये गैप ज़्यादा है। देखो ये तीर के निशान लग रहे हैं, इसका मतलब ये जो कण है ये एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, खिसक सकते हैं, चल सकते हैं, गति कर सकते हैं। गैस में देखो कण बहुत बहुत दूर हैं, है ना, बहुत दूर है और ये इनका विसरण क्या होता है, बहुत आसानी से संभव होता है, ठीक है। अच्छा, अब अपन इस पे आते हैं।
गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। अनियमित होती है यानी कोई कण किधर जा रहा है, कोई कण किधर जा रहा है, कोई कण किधर जा रहा है, उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। जबकि ठोस के अंदर क्या होती है, उनकी एक निश्चित पैटर्न होता है, उस पैटर्न में वो जमे हुए रहते हैं। ठीक है ना। तो इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। तो ये कण अनियमित रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं, तो जब गति कर रहे हैं तो ये आपस में भी टकराएंगे और ये किससे भी टकराएंगे, बर्तन की दीवारों से भी टकराएंगे। तो इसीलिए बेटा देखो, वो जो सिलेंडर होती है ना घर के अंदर, रसोई में जो सिलेंडर होता है गैस वाला, उसकी चद्दर बहुत मोटी होती है ना। चद्दर तभी तो उसको ऊपर से पटक देते हैं, कुछ नहीं होता उसका, है ना। देखा होगा आप लोगों ने, यूँ ऊपर से पटक देते हैं, है ना। तो वो मोटी क्यों बनाई जाती है, वो इसीलिए बनाई जाती है कि उसके अंदर बहुत हाई प्रेशर पर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। अगर इतनी मोटी नहीं बनाएंगे तो वो चद्दर क्या हो जाएगी, फट जाएगी। ठीक है। तो बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल के कारण गैस का क्या बनता है, दबाव बनता है ना। तो उसकी जो बर्तन की जो दीवार है उसके प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, ऐसे मान लो 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का वर्ग हो गया कि नहीं हो गया, 1 सेंटीमीटर ऐसे 1 सेंटीमीटर का ये वर्ग हो गया, है ना। तो इस इतने क्षेत्रफल पे जो बल लगता है उन कणों के द्वारा, उससे क्या बनता है, गैस का दबाव बनता है, प्रेशर बनता है ना। तो तुम लोग नोट करना, ठीक है ना, कितना प्रेशर है उसके अंदर सिलेंडर के ऊपर, है ना। फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ना कि इस सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो इतने प्रेशर पे भरी रहती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप आते हैं, क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है, क्या पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदल सकता है, यस, है ना। ठोस जो है उसको गर्म करके क्या किया जा सकता है, पिघलाया जा सकता है, पिघलाया जा सकता है ना। तो अब अवस्था बदल गई, नहीं बदल गई, ठोस से क्या बन गया, वो द्रव बन गया। और ज़्यादा गर्म करोगे तो वो क्या बन जाएगी, वाष्प बन जाएगी उसकी, है ना। तो पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, हाँ, ठीक है ना। अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जल जो है ना, ये बड़ा मस्त चीज़ है, ये ठोस में भी पाया जाता है, द्रव के रूप में भी पाया जाता है और गैस के रूप में। ठोस में तो बर्फ़ हो गई, द्रव अवस्था में जो सामान्य जल होता है वो ड्रिंकिंग वाटर, है ना। और गैसीय अवस्था में वाष्प जो होती है, वाटर वेपर जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये इसकी तीनों अवस्थाएं संभव हैं, है ना। फर्स्ट है ठोस जैसे कि बर्फ, द्रव जैसे कि जल एवं गैसें जैसे कि जल वाष्प। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए, बिल्कुल खोजना चाहिए, है ना। तो अब ये देखो, फर्स्ट है तापमान परिवर्तन का प्रभाव, कि जब उसका हम तापमान बदलेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, तो ये एक्टिविटी है 1.12, यानी तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम तापमान बदलेंगे तो। एक बीकर में, है ना, एक बीकर में, जैसे ये है ना, ये क्या है बताओ बेटा, ये बीकर है कांच का। एक बीकर में 150 ग्राम 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें एवं चित्र 1.6 के अनुसार, 1.6 यही है, यही वाला चित्र है, 1.6 ए है और ये 1.6 बी है। 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें। देखो ये बीकर में ये थर्मामीटर लटका दिया, स्टैंड की सहायता से क्या लटका दिया, ये थर्मामीटर लटका, जो कि इसका क्या नापेगा, टेम्परेचर नापेगा। थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो, है ना। तो जो बल्ब होता है ना, इसमें एक नीचे की तरफ होता है ये, है ना। तो ये किसको छू रहा हो, बर्फ को छू रहा हो। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। धीमी आंच में क्या करना शुरू करें, हम बीकर को गर्म करना शुरू करें। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें, है ना। जब जैसे बर्फ पिघलना शुरू हुई, तापमान नोट कर लिया। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें, है। जब सारी बर्फ पिघल जाए, है ना, तो भी वापस से फिर तापमान नोट करें। तो बताओ इसमें अंतर आएगा कि नहीं आएगा, सोचो, है ना। पुनः तापमान नोट करें। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में फ्रिक्शन को नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए उसको गर्म करें। देखो पहली स्थिति में तो क्या बेटा, उसको धीरे धीरे गर्म करना शुरू किया, है ना। तो ऐसे समझो आप, जैसे हमने गर्म करना शुरू किया, है ना, और माना उस बर्फ़ को पिघलने में और आधा मिनट लगी, कितना, आधा मिनट लगी या 1 मिनट लगी, ऐसे समझ लो आप, कितना लगा, 1 मिनट लगा। तो जैसे ही उसने पिघलना शुरू किया था तब टेम्परेचर नोट किया,
और जब वो पूरी पिघल गई है ना, उस समय टेम्परेचर नोट किया तो टेम्परेचर सेम रहता है, जबकि उसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, है ना। देखो कैसी विचित्र बात है ना, समझे ना बात। यानी जैसे ही हमने उसको गर्म करना शुरू किया तब भी टेम्परेचर वही है, और माना उस बर्फ़ को पिघलने में 1 मिनट का समय लगा, है ना, तो उस 1 मिनट के बाद भी बर्फ़ का टेम्परेचर कितना है, उतना ही है, जबकि नीचे बर्नर जल रहा है, जबकि बर्नर क्या हो रहा है, जल रहा है ना। तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था उसका, बर्फ़ का, है ना, लेकिन नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? इसलिए नहीं बढ़ा बेटा कि वो जो ऊष्मा है वो बर्फ़ को पिघलाने में काम आ रही है, समझे ना बात। वो ऊष्मा जो है वो किसको पिघलाने में, बर्फ़ को पिघलाने में काम आ रही है। तो बर्फ़ के कणों के बीच जो आकर्षण बल है, जिसकी वजह से वो कण चिपके हुए हैं बर्फ़ के रूप में, उस आकर्षण बल को तोड़ने के काम में वो आ रही है, ठीक है ना। इसलिए उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो सारी बर्फ़ पिघल जाती है ना, द्रव बन गई, फिर भी अगर आप गर्म करना जारी रखोगे तब फिर उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर देगा। आई बात समझ में? ठीक है, यही कहना चाह रहा है ये। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने ना लगे, है ना, जब तक क्या नहीं लग जाए, वो उबलने नहीं लग जाए। थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखे रहें जब तक कि अधिकतर जलवाष्प न बन जाए। क्या नहीं बन जाए उसकी? वाटर वेपर। जलवाष्प को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? वाटर वेपर, VAPOUR, वाटर वेपर। जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें, है ना। तो देखो एक स्थिति ऐसी आएगी, है ना, जैसे ही आपने देखो बर्फ़ को गर्म करना शुरू किया तो पहले वो ठोस है, फिर धीरे धीरे पूरी बर्फ़ पिघल गई, है ना, पूरी की पूरी द्रव बन गई। फिर भी अगर आप उसको गर्म करना जारी रखोगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो उबलने लग जाएगा। उबलते ही क्या बनने लग जाएगी, उसमें भाप बनने लग जाएगी, जलवाष्प बनने लग जाएगी, ठीक है। अच्छा अब देखो ये ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो अब इसमें देखो इसकी जो क्रिया प्रणाली है कि ऐसा क्यों होता है वो समझाया गया है बहुत अच्छे शब्दों में। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है ना। जैसे ऐसे समझो जो बर्फ़ पड़ी हुई थी उस बीकर के अंदर, जब हमने उस बीकर में बर्फ़ को गर्म किया तो उसके जो बर्फ़ के कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं, तनतनाने लगते हैं, वो कंपन करने लगते हैं कण जो है। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा, है ना, जो हम गर्म कर रहे हैं उसको, तो गर्म करने से जो उसको जो ऊर्जा दी जा रही है ना, गर्म करने के द्वारा जो उसको ऊर्जा दी जा रही है वो कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है ना। तो वो क्या करती है, कणों के बीच का जो आकर्षण बल है उसको वो पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। तो अलग होने लगते हैं ना उससे, पिघल के वो उससे अलग होने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है ना। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है ना। तो जिस ताप पे वो ठोस जो है वो पिघलकर क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है, उसका गलनांक कहलाता है। अब जैसे बर्फ़ है बेटा, तो बर्फ़ का टेम्परेचर माइनस में होता है, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही आप उसको गर्म करना शुरू करोगे, है ना, तो 0 डिग्री पे आ जाएगा, वो माइनस से किस पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, और वो क्या बन जाएगी, बर्फ़ बन जाएगी। समझ गए ना बात, है ना। तो जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, जैसे या दूसरा उदाहरण लो आप, जैसे लोहा है, लोहे को आपने गर्म करना शुरू किया, है ना। अब माना एक टेम्परेचर आया, उस टेम्परेचर पे, ठीक है ना, और वो क्या बनने लग गया, क्या बन गया, वो द्रव बन गया, ठीक है ना, द्रव बन गया। तो वो जो टेम्परेचर है वो उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। गलनांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है वो। तो किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच
है ना, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है ना। तो देखो बेटा, अगर किसी ठोस का गलनांक कम है, इसका मतलब उसके कणों के बीच क्या है, आकर्षण कम है, तो उसको कम टेम्परेचर देते ही वो क्या लगने लग जाएगा, पिघलने लग जाएगा, है ना, समझे ना बात, है ना। अगर कोई दूसरा कोई वो है ठोस है जिसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, है ना, वो जब तक नहीं पिघलेगा, जैसे लोहा है तो लोहा बहुत आसानी से नहीं पिघलता ना, है ना, तो इसका मतलब उसके कणों के बीच क्या है, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन है ना, के क्या है बेटा, ये केल्विन है ना, तो 273.15 के है गलनांक, ठीक है ना। गलने की प्रक्रिया यानी, और ये 0 डिग्री सेल्सियस कहलाता है, 273.15 के जो है इसको क्या बोलते हैं बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। तो ये केल्विन मात्रक अलग होता है और डिग्री सेल्सियस मात्रक अलग होता है ना। तो ये 273.15 के जो है केल्विन जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है ये, ठीक है ना। तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस हो गया कि नहीं हो गया, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आते ही वो बर्फ क्या लग जाएगी, पिघलने लग जाएगी, है ना। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं, संगलन, है ना, फ्यूजन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा इसको, फ्यूजन, FUSION। तो जो ठोस से किस चीज़ में परिवर्तित होता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, संगलन बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, उसको हम फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूजन भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है ना, जैसे देखा था ना अपन ने बेटा, जैसे बर्फ पिघल रही थी, जैसे ही उसने पिघलना शुरू किया और माना 1 मिनट तक वो पिघलती रही, तो उस पूरे 1 मिनट के दौरान उसका टेम्परेचर क्या रहता है, समान रहता है ना। तो ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है, तो बताया था ना बेटा, वो ऊष्मीय ऊर्जा जो आप दे रहे हो वो उसके कणों को आपस में जो आकर्षण बल से वो चिपके हुए हैं, उस आकर्षण बल को तोड़ने के काम में आती है वो, ठीक है ना। तो गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती, तापमान नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को बसीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है ना। तो वो ऊष्मा किस काम आ रही है, वो पदार्थ की अवस्था बदलने के काम में आ रही है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है ना। तो देखो तापमान में तो वृद्धि हो नहीं रही है ना, तो बर्फ क्या कर रही है, उस ऊष्मा को अवशोषित कर रही है और अपने कणों के आकर्षण को तोड़ने के काम में ले रही है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है ना। तो मतलब ऊष्मा ले रहा है वो, बीकर में जो सामग्री है, वो जो बर्फ है वो तो छुपी हुई है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, लेटेंट हीट कहा जाता है। गुप्त ऊष्मा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, LATENT, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। यहां गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। प्रसुप्त ऊष्मा तो हो गई लेटेंट हीट, और संगलन क्या हो गई, फ्यूजन, है ना। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो इसकी परिभाषा क्या है, वायुमंडलीय दाब पर 1 ATM, एटमॉस्फेयर बोलते हैं ना, तो 1 ATM दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, कोई 1 किलोग्राम ठोस है, उसको उसके गलनांक पर, है ना, उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, है ना। तो 1 किलोग्राम ठोस है तो समय लगेगा नहीं लगेगा उसको, तो कुछ ऊष्मा हमको क्या करनी पड़ेगी, जैसे बर्फ थी, है ना, एक ऐसे समझो आप बेटा, जैसे बर्फ है ना, 1 किलोग्राम बर्फ ले लिया आपने, है ना, और 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने में, है ना, तो पिघलाने में ऐसे समझो माना 1 मिनट का समय लगा उसको, है ना। तो जितनी ऊष्मा आपने उसको दी तो वो ऊष्मा उसके अंदर छिप गई कि नहीं छिपी हुई है उसके अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे हम, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहेंगे। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस 273 के पर
जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है ना। आप देखो बेटा कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा है ना। तो देखो एक तो है जल के कण है ना, तो वो तो क्या बन गया, द्रव बन गया है ना। और एक है बर्फ के कण, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वो बर्फ के कण हैं, ठीक है ना। तो बर्फ के कणों से जल के कण कब बने, जब उन्होंने कुछ ऊष्मा क्या करी, अवशोषित करी है ना। तो इसका मतलब ऊष्मा अवशोषित कर ली, तो जल के कणों के अंदर कुछ ऊष्मा छुपी हुई है कि नहीं छुपी हुई है। तो नेचुरली जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो जल के कण होंगे उनकी जो ऊष्मा है है ना, वो बर्फ के कणों से क्या होगी, अधिक होगी। तो यही कहना चाह रहा है, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन पर जल के कणों की जो ऊर्जा होती है उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से क्या होती है, वो अधिक होती है, ठीक है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं ना। अब जल बन गया वो, अब जल को हम क्या कर रहे हैं, और ऊष्मा दे रहे हैं उसको हम, है ना। तो जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। अब वो क्या बन गए थे, द्रव बन गए थे। अब उनके अंदर और गर्म करते जाओगे और गर्म करते जाओगे तो इतनी ऊर्जा उनके अंदर आ जाएगी कि वो जो सतह है उसको ही छोड़ने को तैयार हो जाएंगे वो, है ना। तो वो उस जल की सतह को, जो ऊपरी सतह है, उसको छोड़कर किसमें, भाप बनने की तैयारी में आ जाएंगे वो, है ना। तो जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर अगर हम लगातार जारी रखें उसको ऊष्मा देना, तो एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं, है ना। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है ना, उसे क्वथनांक कहते हैं। तो देखो वो तो क्या था बेटा, गलनांक था, है ना। गलनांक किसके लिए होता है, ठोस के लिए होता है, ठीक है ना। और क्वथनांक किसके लिए होता है, द्रव के लिए होता है। तो ठोस किस में बदलने लगे, द्रव में बदलने लगे, तो वो गलनांक हो गया। और द्रव किस में बदलने लगे, गैस अवस्था में बदलने लगे, तो वो क्या हो गया, क्वथनांक हो गया। और क्वथनांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, BOILING, बॉइलिंग पॉइंट। उसको क्या बोलते थे, फ्यूजन, ठीक है ना, संगलन, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। क्वथनांक समष्टि गुण है, द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, वो वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 के, है ना। तो देखो 273 के को 0 डिग्री सेल्सियस माना था ना अपन ने, है ना। तो 373 कितना हो गया, 100 ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया, तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 प्लस 100 बराबर 373 के, है ना। यानी 273 के 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो 373 के किसके बराबर हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं, जैसे उसमें था ना बेटा संगलन की गुप्त ऊष्मा, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा भी होती है। इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को परिभाषित किया था। 373 के 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में, है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो भाप है, वाष्प जो है ना, उसके कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। जैसे देखा था अपन ने 0 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, जो पानी है वो, और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ है वो, तो 0 डिग्री सेल्सियस वाला जो पानी है उसके अंदर जो ऊर्जा है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो उसी प्रकार 100 डिग्री सेल्सियस पे जो भाप है उसके अंदर 100 डिग्री सेल्सियस का जो जल है उसकी अपेक्षा ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा को क्या कर लिया है, अवशोषित कर लिया है। तो उसमें किसने, संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या हो रखी थी, अवशोषित हो रखी थी, है
है ना, ठोस के केस में, ठीक है ना। ठोस से जैसे द्रव में परिवर्तित होना शुरू हुआ था, और जब द्रव से जैसे ही गैस में परिवर्तित करना शुरू होगा तो वो जो गैस है ना, तो वो क्या चीज़ समा रखी है उसके अंदर, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा उसके अंदर समाई हुई है ना। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है, ठीक है। तो देखो बेटा, ये ठोस अवस्था को जब आप ऊष्मा दोगे तो दो तरह के चिन्ह हैं। तो ये ऊपर वाला चिन्ह तो इधर इस डायरेक्शन के लिए, और नीचे वाला चिन्ह इस लेफ्ट डायरेक्शन के लिए। तो ठोस अवस्था को जैसे ऊष्मा दोगे तो क्या बन जाएगी, द्रव अवस्था बन जाएगी। द्रव को वापस से ऊष्मा दोगे तो क्या बन जाएगी, गैसीय अवस्था हो जाएगी। फिर गैसीय अवस्था को वापस ठंडा करोगे तो द्रव अवस्था बन जाएगी, और द्रव को वापस ठंडा करोगे तो क्या बन जाएगा, ठोस अवस्था आ जाएगी, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस बदल जाते हैं, है ना। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सीधे ही ठोस से बिना द्रव में परिवर्तित हुए किस में बदल जाते हैं, वो गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। और जब वापस ठंडा करोगे तो गैस से द्रव में नहीं बदलेंगे, वो सीधे किस में बदल जाएंगे, ठोस में बदल जाएंगे। जिनके उदाहरण हैं, देखा ना आपने बेटा, कपूर जो होता है, कपूर की गोली जो होती है ना, तुमने देखा हो कभी, कपड़ों में रख देते हैं हम, है ना, और वो कपड़े गीले नहीं होते ना उससे, क्योंकि वो उड़ जाती है, फिर वो यानी ठोस है और सीधे क्या बन जाएगी, वो गैस बन जाएगी, है ना। ऐसे एक पदार्थ और होता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर, सामान्य भाषा में नौसादर बोलते हैं उसको। तो वो भी क्या करते हैं बेटा, जैसे ही वो उसको गर्म करते हो आप, तो वो बिना द्रव में बदले, द्रव में नहीं बदलेगा, वो सीधे किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। और जैसे ही उसको ठंडा करेंगे तो वो गैस से वापस किस में आ जाएगा, वो ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो देखो बेटा, ये अपने सेकंड पार्ट हो गया इसका, इस लेसन का। तो अगला जो फाइनल थर्ड पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे दाब। तो अभी हमने टेम्परेचर परिवर्तन का प्रभाव देखा था ना, किसका देखा था हमने, ताप परिवर्तन का प्रभाव देखा था। अब इसमें हम देखेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव और वाष्पीकरण, इवेपोरेशन तो पता ही है ना आपको, है ना। वाष्पीकरण क्या होता है ना, जैसे कपड़े सूखते हैं ना, तो किसकी वजह से सूखते हैं, वाष्पीकरण की वजह से सूखते हैं, ठीक है। वाष्पीकरण पढ़ेंगे हम, और इसके बाद वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, और वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, ठीक है। ये अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। अपने फ्रेंड्स को बेटा, अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें आप, ठीक है ना। इस लिंक को अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं आप, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।